हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण ये पढ़ाने वाला हूँ। इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे और ये नोट्स ऐसे हैं, इन नोट्सों को पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम में 95% तक ला सकते हो। तो आप जो मैं पूरे वीडियो जो डाल रहा हूँ इसे ज़रूर देखना। और इसके अलावा आपको अगर इसकी PDF चाहिए नोट्स की तो आप को नंबर दिए जाएंगे, उस नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपको PDF मिल जाएगी। तो देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो अम्ल के बारे में आप क्या जानते हो? आपने भोजन का स्वाद चक्कर देखा होगा तो कोई एसिड लगता है, यानी अम्ल जैसा स्वाद आता है, खट्टा खट्टा स्वाद आता है। कोई भोजन आपने चख के देखा होगा उसमें कड़वापन आपको फील होता है। तो ये कड़वापन भोजन में आना और ये खट्टापन होना, तो खट्टापन जो भोजन में होता है वो होता है अम्ल की वजह से। किसकी वजह से? अम्ल की वजह से। खट्टापन जो होता है किसकी वजह से होता है? अम्ल की वजह से होता है। और जो कड़वापन जो आता है वो किसकी वजह से आता है? क्षार की वजह से आता है। तो अब अम्ल की परिभाषा आप कैसे दोगे कि अम्ल होता क्या है? तो अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आपको लिखना होगा। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल, अब अम्ल की पहचान करने के लिए एक प्राकृतिक सूचक होता है जिसका नाम है लिटमस पत्र। प्राकृतिक सूचक है ये लिटमस पत्र जो है, होता क्या है लिटमस पत्र? लिटमस पत्र एक थैलोफाइटा समूह का एक प्लांट होता है, लीचेन। उस लीचेन से बनता है, उस लीचेन से प्राप्त होता है लिटमस पत्र। अब आप लिटमस पत्र की सहायता से कैसे पता करेंगे कि ये अम्ल है? तो लिटमस पत्र अगर नीले रंग का है, कौन से रंग का है? अगर नीले रंग का है अगर लिटमस पत्र, तो वो लिटमस पत्र को अगर अम्ल में डालेंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा। कैसे रंग का हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। इस तरीके से आप लिटमस पत्र की सहायता से भी अम्ल की पहचान कर सकते हो। इसके अलावा आप अम्ल की और क्या परिभाषा दे सकते हो? अम्ल की और परिभाषा आप ये दे सकते हो कि जो जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करता हो। एक और परिभाषा है, जो जलीय विलयन में, यानी आपने अम्ल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी और वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में H+ आयन, कौन सा आयन? H+ आयन अगर उत्सर्जित होता है तो वो अम्ल कहलाता है। इस तरीके से आप अम्ल की परिभाषाएं लिख सकते हो, अम्ल के बारे में लिख सकते हो। अम्ल के उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो अम्ल के उदाहरण यहाँ पे हैं HCl। अब ये HCl को अपन क्या बोलते हैं? ये तो रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। HNO3, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। H2SO4, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। फिर है CH3COOH, CH3COOH। CH3COOH ये है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, सबके पीछे अम्ल आ रहा है तो इसका मतलब ये सभी अम्ल के एग्जाम्पल है। तो आप लोग अम्ल के उदाहरण भी जान गए होंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ प्राकृतिक पदार्थ ऐसे बता रहा हूँ जिनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम भी हम जानेंगे। जैसे कि प्राकृतिक पदार्थ है, नींबू है, सिरका है, टमाटर है, दही है। इनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है ये हम जानेंगे। देखो, नींबू या संतरा अगर जो है, इसके अंदर जो खट्टापन जो आता है ना, वो आता है सिट्रिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से? सिट्रिक अम्ल की वजह से। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के प्रश्न में कि नींबू के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। दूसरे नंबर पे सिरका, जिसे इंग्लिश में अपन विनेगर कहते हैं। विनेगर के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। ठीक है। टमाटर, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में भी जो खट्टापन आता है वो आता है ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से। क्या बोला मैंने? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा दही, दही में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दही, दूध से क्या बनता है? दही। अब दूध से दही बनना हमने पहले चैप्टर में जाना था कि दूध से दही बनना जो होता है एक तरीके का कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही बनना। अब दूध
से दही बना तो दूध से दही बनने के लिए कौन सा जीवाणु होता है, उस जीवाणु का नाम बताइए। तो उस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस नाम होता है, लैक्टोबैसिलस। यानी आप ये जान लो कि इस दूध को अपन विज्ञान में लैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्ट बोलते हैं। यानी दूध में पाया जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल, दही में पाया जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल, और इसके अलावा जो जीवाणु का नाम आता है वो आता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। इस तरीके से हमने कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम जाने कि उनमें के अंदर कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं। अब बढ़ते हैं इससे आगे की तरफ। अब हम क्षार की परिभाषा जानेंगे। तो क्षार की परिभाषा जस्ट ये मान लीजिए आपने जो अम्ल की परिभाषा दी है उसका जस्ट उल्टा लिखना है आपको। अम्ल स्वाद में कड़वे होते थे, क्षार स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते थे और क्षार स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होते हैं। बात आती है लिटमस पत्र की सहायता से अपन कैसे चेक करेंगे। तो लिटमस पत्र अगर लाल रंग का है, अगर वो नीला रंग का हो जाता है तो वो क्षार कहलाएगा। अगर लाल लिटमस पत्र है और वो नीला हो जाता है अगर विलयन में डालते ही, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्षार है। इसके अलावा क्षार की एक और परिभाषा दी जा सकती है कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH आयन उत्सर्जित करते हैं। अम्ल जो था H+ आयन उत्सर्जित कर रहा था और क्षार जो है वो H- आयन उत्सर्जित करता है। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हो NaOH, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। KOH, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। CaOH का होल 2, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। MgOH का होल 2, इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एसिडिटी यानी पेट में एसिड का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाता है, एसिडिटी खट्टी खट्टी अड़कार आने लगती है, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए इनो जो पीते हैं तो इनो में क्या पाया जाता है? MgOH का होल 2 मिलता है। MgOH का होल 2 मिलता है। इससे अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये एक तरीके का क्षार है, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं? लवण बनाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिट्टी जो होती है, जैसे मान लीजिए एसिड रेन हो गई, अम्लीय वर्षा की वजह से मिट्टी में अम्लता ज़्यादा आ गई, तो उस अम्लता को दूर करने के लिए हम क्या करें कि जिससे कि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? अपन मिट्टी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिला सकते हैं, जिससे कि उसकी एसिडिटी को दूर किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम में लेंगे और मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम में लेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपको इसके आगे का एक बार अपन क्या करते हैं, अपन अम्ल और क्षार का डिफरेंस जान लेते हैं। जो हमने अभी जाना मैं आपको अलग से और बताता हूँ इसका डिफरेंस। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी अम्ल और क्षार के बारे में, एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस से। यानी मेरा पर्पज़ है आपको याद करवाना, आपको साथ के साथ याद करवा दूंगा। अम्ल जो है, अम्ल स्वाद में कैसे बताया अपन ने? खट्टे। स्वाद में कैसे हैं? खट्टे। ठीक है। क्षार कैसा है स्वाद में? कड़वा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। आप ऐसा टेबल बना के लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अम्ल जो है, अगर लिटमस पत्र की सहायता से अपन जाँच करते हैं तो अम्ल, एक ट्रिक याद कर लेना, अनिल ट्रिक याद कर लेना। अम्ल जो है नीले लिटमस को किस में बदल देगा? लाल में। ल से क्या हो जाएगा? लाल। और क्षार के लिए आप याद करना BRB। बी का मतलब है बेस, आर का मतलब है रेड और बी का मतलब है ब्लू। यानी बेस यानी क्षार जो है लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीले में बदल देगा। ये हो गए इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा अम्ल और क्षार की एक अपन ने एक और परिभाषा जानी कि जो पानी में घुलते ही H+ आयन दे दे वो तो अम्ल कहलाएगा, और जो पानी में घुलते ही OH- आयन दे दे वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। इनके उदाहरण जो थे, उदाहरण भी आप लोग जान गए। HCl हो जाएगा। एक ये HCl जो है इंपॉर्टेंट है। इधर से आप NaOH को याद कर लो, जिसके पीछे OH लिखा हुआ है वो क्षार है और जिसके आगे H लिखा हुआ है वो अम्ल है। जैसे कि H2SO4, जैसे कि H2SO4। इधर आप एक KOH और लिख सकते हो, KOH। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट PDF पे। अब हम पढ़ेंगे कि सूचक किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि बताइए सूचक किसे कहते हैं और सूचक कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। तो सूचक की परिभाषा आप क्या देंगे? सूचक की परिभाषा में आप लिखेंगे
सूचक की परिभाषा में आप लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। दोबारा सुनना, क्या कहा मैंने परिभाषा में? ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा, किसके द्वारा? एक तो रंग, भाई रंग बदल के, जैसे कि नीला लिटमस पत्र लाल हो रहा था तो अम्ल था, और लाल अगर नीला हो रहा था तो क्षार था, तो रंग परिवर्तन। इसके अलावा एक सूचक और होता है गंध परिवर्तन। अगर गंध गायब हो जाती है तो भी उससे अपन पता लगा सकते हैं, और गंध अगर वैसी की वैसी रहती है तो वो हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरीके से अपन बता सकते हैं। गंध परिवर्तन के द्वारा जो सूचित करता है कि ये अम्ल है और ये क्षार है, उसे ही हम सूचक कहते हैं। इंग्लिश में अपन इसे इंडिकेटर कहेंगे। सूचक जो हैं वो दो प्रकार के हैं, यहाँ पर तीन प्रकार के हैं वैसे जनरली। सूचक प्राकृतिक सूचक है, संश्लेषित सूचक है, और एक है गंधीय सूचक। तीनों को अपन पढ़ते हैं, तीनों की परिभाषा याद करते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? प्राकृतिक नाम से आपको पता लग रहा है कि प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, यानी हमारी प्रकृति से जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब प्राकृतिक सूचक जैसे कि लिटमस के बारे में मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि लिटमस एक बैंगनी थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है, और लिटमस अगर विलयन जो है वो बैंगनी रंग का एक तरीके का रंजक होगा, ये भी आप याद कर लेना। लिटमस विलयन एक तरीके का बैंगनी रंग का क्या होगा बच्चों? रंजक होगा। रंजक का मतलब है कलर जो है उसका इस तरीके का होगा। और एग्जाम्पल क्या है प्राकृतिक सूचक के? लिटमस है, हल्दी है। हल्दी से भी आप पता लगा सकते हो। हल्दी से देखो कैसे पता लगाओगे। आप लोग कभी शादी पार्टियों में जाते हो और आपकी गलती की वजह से या किसी के द्वारा सब्जी आपके वाइट कलर की शर्ट पहन के गए थे, आप उसके ऊपर फैल गई, तो वो वाइट कलर की शर्ट पे सब्जी फैली तो सब्जी के अंदर हल्दी भी थी। अब आपको उस कपड़े को धोना है तो आप घर आके क्या करते हो? कपड़े धोते हो, साबुन लगाते हो। तो साबुन लगाते ही क्या होता है? उसका रंग जो है हल्का क्या होने लगता है? पीला, हल्का पीला, हल्का बुरा कलर होने लग जाता है। फिर आप उसे और ज़्यादा धोते हो तो हल्का पीला कलर हो जाता है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्षार अम्ल जो हल्दी था, हल्दी की सहायता से आपने क्या किया? क्षार उसके ऊपर रगड़ा तो रंग परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से वो भी, हल्दी भी एक तरीके का प्राकृतिक सूचक है। पत्ता गोभी भी प्राकृतिक सूचक है। पेटोनिया, जेरानियम ये भी प्राकृतिक सूचक है। आपको केवल इनके तो नाम याद रखने। प्राकृतिक सूचक हो गया लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, पेटोनिया, जेरानियम। और बाकी लिटमस के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप लिख देना लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं संश्लेषित सूचक को पढ़ते हैं। संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? संश्लेषित का मतलब है कृत्रिम, जिसे रासायनिक तरीके से बनाया गया है, वो रासायनिक रूप से जिसे तैयार किया जाता है उसे अपन संश्लेषित सूचक कहते हैं। किसके रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है? अब उनके नाम याद कर लेना। नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैथिल ऑरेंज होगा एक तो, और एक होगा फिनोफ्थैलिन। क्या होगा? एक तो होगा मैथिल ऑरेंज और एक क्या होगा? फिनोफ्थैलिन होगा। तो संश्लेषित सूचक के दो उदाहरण हैं, मैथिल ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन। याद हुआ आप लोगों को? गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक के उदाहरण लिखिए। गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। यानी आप कुछ ऐसे पदार्थ डाल रहे हो, जैसे कि मान लेते हैं मैं आपको कहता हूँ कि प्याज है। प्याज को आप अम्ल के अंदर डाल रहे हो, प्याज की गंध जो आ रही है उसको अम्ल के रूप में अम्ल में डाल रहे हो तो उसकी गंध में परिवर्तन आता है या फिर वैसी ही रहती है। तो गंध में जो परिवर्तन आता है अलग अलग माध्यम में, उसे अपन गंधीय सूचक कहते हैं। और गंधीय सूचक जो है यहाँ पर प्याज और वेनिला है। प्याज और वेनिला जो है वो गंधीय सूचक के उदाहरण हो गए, याद रख लेना। इसके अलावा लौंग का तेल भी आता है। लौंग का तेल जो है वो भी किसका उदाहरण हो गया? वो भी जो है लौंग का तेल, वो भी इसका उदाहरण हो गया। तो हमने सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार जान लिए, तीनों प्रकार, और इनके उदाहरण भी हमने जान लिए। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। अब हम जानेंगे अम्लों के गुणधर्म और क्षारों के गुणधर्म क्या होते हैं। वैसे तो अपन ने ये पढ़ ही लिया, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। ये एक और लाइन ऐड करना,
अम्ल जो होते हैं क्योंकि H+ आयन देते हैं तो जो आयन देता है वो विद्युत का चालन करता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, जल में घुलकर OH- आयन देते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। छूने पर कैसे लगते हैं? साबुन जैसे लगते हैं। ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो छूने पर साबुन जैसे लगते हैं उससे अपन क्या कहते हैं? तो उससे अपन क्षार कहते हैं। तो अम्लों के गुणधर्म हो गए, क्षारों के गुणधर्म हो गए। ये ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका बता देना। अब मैं आप लोगों को अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया बता रहा हूँ कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। तो ध्यान से समझना, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को अगर जनरल आइडिया दूं, आप किसी लोहे के ऊपर तेजाब डाल के देखना तो आपको झाग दिखेंगे। वो झाग क्या है? एक तरीके से हाइड्रोजन गैस है। क्या है वो? हाइड्रोजन गैस है। तो इसका मतलब जो है अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका समीकरण देखो कैसे लिखेंगे, शब्द समीकरण लिख रहा हूँ, इसको शब्द समीकरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सी भी धातु हो सकती है, जैसे सोडियम हो सकती है, जिंक हो सकती है, कोई सी भी धातु हो सकती है। यहाँ पर अपन प्लस में, क्योंकि अभिकारक है, अभिकारक को 2 से अधिक अभिकारकों को प्लस के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर तनु अम्ल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तनु अम्ल लिखा हुआ है। यानी तनु अम्ल का मतलब है पतला, पानी ज़्यादा है इसके अंदर भैया, तनु अम्ल है। तनु अम्ल और धातु अभिक्रिया करके धातु के लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। कौन सी गैस रिलीज करेगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। तीर का निशान ऊपर कर देते हैं। आप समझना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा, जिंक धातु ले ली, तनु अम्ल के रूप में अपन ने H2SO4 ले लिया। यह अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। इसके अलावा लोहा जो है वो HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? FeCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, ये 2 उदाहरण हो गए। इन दोनों में आपने जान लिया कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसकी? क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? जैसा अपन ने अम्ल के साथ किया था वैसा यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्षार और यहाँ पे लिखेंगे धातु। क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। यानी क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। इसका उदाहरण भी आप समझ सकते हो। क्षार के रूप में अपन ने ले लिया NaOH और धातु कौन सी ले ली? जिंक। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? सोडियम जिंकेट बनाती है। ये भी आप याद कर लेना, क्योंकि आपसे खालिस्तान के रूप में पूछा जा सकता है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? सोडियम जिंकेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, Na2ZnO2। इसके अलावा एल्यूमिनियम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो NaAlO2 बनाती है, NaAlO2 बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा क्षार जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। इसके साथ ही आपने याद किया अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ अपन ने अम्ल और क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया देख ली। अब अपन पढ़ेंगे धातुओं की धातु कार्बोनेट की। किसकी? धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट की तो क्या होती है? धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है और इसके अलावा एक जल का अणु बनता है। तो धातु कार्बोनेट का एग्जाम्पल अपन लेते हैं CaCO3। क्या लेते हैं? CaCO3। अम्ल के रूप में अपन ले लेते हैं HCl को ले लेते हैं। तो धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CaCl2 बनाता है, कार्बन डाई गैस उत्सर्जित करता है और जल का अणु। तो CaCO3 को अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो ये CaCl2 बनाता है, जिसे अपन कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है और एक जल का अणु बनाता है। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट जो होता है, यानी धातु के कार्बोनेट जो हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो फिक्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी। ध्यान रखना, अगर धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी। ये लाइन आपको कंठस्थ याद कर लेना है। धातु कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट धातु है, सोडियम कार्बोनेट धातु है।
अगर ये HCl क्या है, अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी और यहाँ पे लवण बनेगा। ये अगर इसके साथ कर रहा है तो NaCl बन रहा है और जल का अणु निकल रहा है। समझ में आ गया। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। इसके अलावा हमने पहले जाना कि धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। और यहाँ दूसरी बात, धातु कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। ये लाइन आपको याद हो जानी चाहिए। अब इसके बाद में हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर आप अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो वही लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का अणु बनता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में आप एग्जाम्पल ले सकते हो NaHCO3 का। NaHCO3 जिसे अपन सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। दो नाम होते हैं इसके, सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। NaHCO3 जब अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, देखिए जब ये टूटेंगे तो ये Na2SO4 बनाएगा, Ca2 गैस रिलीज होगी और जल का अणु बनेगा। इसके अलावा NaHCO3 अगर H2SO4 के जगह HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का अणु बनेगा। क्लियर है बच्चों। यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ध्यान रखना। और इसके अलावा लवण बनता है, क्या बनता है, धातु का लवण बनता है। इस तरीके से धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो CO2 गैस रिलीज होगी। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पीडीएफ में अपन देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो याद कर लेना। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब है जब क्षार और अम्ल दोनों अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुण को समाप्त करके एक लवण बनाते हैं, उससे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा एग्जैक्ट क्या है अपन पढ़ लेते हैं। अम्ल एवं क्षार परस्पर क्षारक, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण क्या लिखेंगे, उदाहरण में क्षार का एग्जाम्पल ले लेंगे NaOH, अम्ल का उदाहरण ले लेंगे अपन HCl। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, टूटेंगे, Na तो Cl के साथ जुड़ जाएगा, HOH बनकर H2O बना देगा, तो ये बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो ये Na2SO4 बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है और जल का अणु रिलीज करता है। इसके साथ में अब हम पढ़ने वाले अम्लों के साथ, ये तो आप जानिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके उदाहरण 1 नंबर 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाए तो आपको इतना लिखना है एग्जैक्ट, जैसे लिखना है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब इसके बाद में अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है ये अपन जानेंगे। किसके साथ में, अम्लों के साथ में। अम्लों के साथ में धात्विक ऑक्साइड यानी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी अभिक्रिया। देखो धातु का ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है और अम्ल HCl है, ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे और जल का अणु बनाएंगे। तो धातु का ऑक्साइड हो गया Na2O, अम्ल हो गया HCl, ये अभिक्रिया करके क्या बनाए, NaCl और H2O। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि जो धात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो यहाँ आपको अम्ल तो दे रखा है और जो धातु का ऑक्साइड है तो एक तरीके से क्षार का ही काम कर रहा है ना। किसका काम कर रहा है, क्षार का ही काम कर रहा है एक तरीके से। तो धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ में होती है तो भी लवण और जली बनता है, तो भी लवण और जली बनता है। यहाँ पर जो धातु का ऑक्साइड है वो एक तरीके से क्षार का काम कर रहा है। समझ में आया, एक तरीके से किसका काम कर रहा है, क्षार का काम कर रहा है। तो आप ये भी याद कर लेना, धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ करवाते हैं तो भी लवण और जल बनता है, और धातु के ऑक्साइड यहाँ पे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है, अगर क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा दें, क्षारक के साथ में अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा दें तो भी लवण और जली बनेगा। इसका मतलब आप ये जान जाओ कि ये क्षार है तो ये अधात्विक ऑक्साइड अम्ल हो गया होगा,
अम्ल बन गया। ये क्या बन गया? अम्ल बन गया, क्योंकि अम्ल और क्षार बनकर ही क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड किसके रूप में काम कर रहा है? अम्ल के रूप में काम कर रहा है। वहाँ पर धातु का ऑक्साइड क्षार के रूप में काम कर रहा था, और यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड किसके रूप में काम कर रहा है? अम्ल के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। याद रहेगा, लवण और जल बनाता है। यानी चाहे धातु का ऑक्साइड हो, चाहे अधात्विक ऑक्साइड हो, अगर धातु का ऑक्साइड है तो ये क्षार कहलाएगा। मैं आपको नए पेज में लिख के बता देता हूँ। क्या जाना अपन ने पहले जाना उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जाना। उदासीनीकरण जो है, इस उदासीनीकरण में क्या हुआ? इस उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ अम्ल है और यहाँ पर कोई धातु का ऑक्साइड है तो क्षार ही कहलाएगा। क्षार की जगह मैंने धातु का ऑक्साइड लिख दिया तो भी क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। और अगर मैंने अम्ल की जगह अधातु ऑक्साइड लिख दिया, अम्ल की जगह अधातु ऑक्साइड लिख दिया और प्लस में क्षार, प्लस में क्या लिख दिया? क्षार। तो इसका मतलब अधातु ऑक्साइड अम्ल की तरह काम कर रहा है और क्षार अपना काम कर रहा है। ये भी अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल बनाएंगे। ठीक है, याद रह जाएगा। धातु कार्बोनेट और धातु, इसके अलावा अपन ने इससे पहले क्या जाना था? कार्बोनेट। अगर धातु कार्बोनेट, चाहे धातु कार्बोनेट हो, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये सभी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस रिलीज करेंगे? ये सभी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस रिलीज करेंगे। कौन सी गैस रिलीज करेंगे? CO2 गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक, आज तक के इस वीडियो में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें अपन संक्षारण और अलग अलग अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।